नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नागर एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएटी एजी ग्रुप 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इन क्वेश्चन को जो है पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं या प्रीवियस ईयर में जितने भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है जो पिछले सालों में अभी तक हमको पूछे गए हैं तो उनमें से हमने कंसेप्ट निकाले हैं और हर एक कंसेप्ट से जो है एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाए। कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यदि कंसेप्ट हमको क्लियर है तो उसके आसपास की जो चीजें होती है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग बड़ी आसानी से कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ये एमजीसीआई की टीम के द्वारा जो है बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर हमारे पास उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग में से किस किस टाइप के क्वेश्चन या कैसे कैसे कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास आया है, देखेंगे सभी ध्यान से कि which of the following compounds does not follow the octet rule for electron distribution। निम्न में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन वितरण के लिए अष्टक नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, अष्टक नियम का पालन कौन नहीं करता है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे सभी इधर कि सबसे पहला जो एग्जांपल हमको दिया गया है वो दिया गया है H2। ठीक, H2O दिया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोले ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन बनाया गया है बॉन्ड के साथ, फिर यहाँ हाइड्रोजन बनाया गया है। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से उसके पास थे और उसके बाद जो है एक एक हाइड्रोजन आ गया है, तो यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतना हमको याद रखना है। और यहाँ जो अष्टक देखना हमको, यहाँ जो ऑक्टेट देखना है वो सेंट्रल एटम का हमको देखना है। ठीक है, मतलब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है। अगला जो हमको दिया गया है PH3 ना, PH3 हमको दिया गया है। ठीक है, देखेंगे ध्यान से, अगला जो हमको दिया गया है वो दिया गया है PH3। ठीक, अब फास्फोरस के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बोले 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक, 5 तो उसके पास पहले से थे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास से शेयर मतलब साझा किया गया है, कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो इसके पास फिर से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बोले 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगला जो एग्जांपल हमको दिया गया है वो दिया गया है PCl3। ठीक, तो फास्फोरस के पास फिर से कितने इलेक्ट्रॉन है? बोले 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे मैंने क्लोरीन इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, तो अब एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का भी शेयरिंग में आया है, तो यहाँ 5 तो पहले से थे, एक एक ये हो गए, तो कितने हो गए? फिर से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसका भी ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। फिर हमारे पास आया है PCl5। फास्फोरस के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोले 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बनाए, ये क्लोरीन इस तरीके से मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, ये क्लोरीन मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। अब 5 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किसका किया गया? क्लोरीन का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका अष्टक जो है, इसका ऑक्टेट जो है वो कैसा है? इनकम्प्लीट है। ठीक है, यहाँ तक बात हमको क्लियर हो गई होगी। मतलब हमारा जो आंसर यहाँ आने वाला है वो क्या है? PCl5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास आया है वो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है। आयोनिक कंपाउंड मतलब हमको पता है कि जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है वही क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड होता है। हिंदी में उसे विद्युत संयोजी यौगिक बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है, तो ये बनता है केटायन और एनायन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। ठीक है, केटायन और एनायन के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है। और ये मेटल मतलब धातु एंड नॉन मेटल मतलब अधातु के बीच में बनने वाला बॉन्ड मतलब बंद होता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि केटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है? बहुत ज्यादा हाई आता है। लेकिन हमको क्या बोला गया है? लो होता है। मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होने वाला है। फिर हमको बोला गया है कि कंडक्ट करंट इन फ्यूज्ड स्टेट। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे कि ये फ्यूज्ड स्टेट में क्या करते हैं? करंट को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, कि हमको पता है कि जैसे मान लो सॉलिड NaCl है,
तो सॉलिड NaCl के अंदर आयंस होते हैं, Na+ होता है, Cl- होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मूवमेंट में नहीं होते हैं, गति में नहीं होते हैं। जब तक वो गति में नहीं आएंगे तब तक उनके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो सॉलिड NaCl को वाटर के अंदर डिसोल्व करो तो Na+ अलग, Cl- अलग, तो उसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाएगा क्योंकि वो मोशन में आ जाएंगे। या फिर सॉलिड NaCl को क्या करो, इतना हीट करो, इतना गर्म करो कि वो पूरा पिघल जाए, मोल्टन स्टेट में आ जाए, वो Na+ अलग हो जाए, Cl- अलग हो जाए, जिसे हम लोग फ्यूज्ड स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट बोलते हैं। तो ऐसा भी हमारे पास रीजन होता है कि हम लोग उसे क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, मतलब पूरा पिघला दें। ठीक है, तो उस केस में Na+ और Cl- मोशन में आ जाएंगे, गति में आ जाएंगे, फिर उसके अंदर करंट क्या हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है डब्ल्यू ऑप्शन क्यों नहीं है उसको भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन क्यों नहीं उसको चेक करते हैं। हमको ये पता है कि लाइक डिसोल्व लाइक होता है, मतलब समान समान में ही घुलता है। ठीक है, कि पोलर पोलर के अंदर घुल जाता है। अब हमको पता है कि आयोनिक कंपाउंड जो है, आयोनिक कंपाउंड हाईली पोलर होता है, क्योंकि केटाइन एनाइन से ही बनता है। हाईली पोलर होता है, मतलब वाटर मतलब पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, मतलब ध्रुवीय विलायक के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला है, इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, तो ये भी गलत हो गया। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें हमको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। Which type of bonding exists in Li2O and CF2 respectively? अभी हाल हम लोगों ने ये बोला था कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बंध बनता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो हमको पता है कि लिथियम जो है, लिथियम क्या है, मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। और ये दिमाग में रख लेना है कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जितने भी मेटल होती है बेरिलियम को छोड़ करके, वो सब कौन सा बॉन्ड बनाती है, आयोनिक बॉन्ड बनाती है, आयनिक बंध बनाती है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, आयोनिक बॉन्ड होगा। फिर हमको बोला गया है CaF2, तो यहाँ कैल्शियम मेटल है, फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो यहाँ भी आयोनिक बॉन्ड है, यहाँ भी आयोनिक बॉन्ड है, मतलब आयोनिक आयोनिक, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से फिर हम लोग यदि आगे चले, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, N2 अणु के बनने में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है, तो हमको ये बात तो पता ही है कि N2 में जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक लोन पेयर भी होता है। मतलब ये कैसे बनता है, नाइट्रोजन के पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन के पास मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बनाए हैं। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन की, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग हो रही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 6, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी कठिन चीज हमको नहीं पूछी जाती है। ठीक है, चलिए, द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर जो है बॉन्ड का नेचर कैसा होने वाला है। ठीक है, देखिए सभी ध्यान से, हमको ये पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट क्या होता है। ये क्या होता है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होता है, मतलब कार्बन का अपरूप होता है, जैसे डायमंड होता है, हीरा जिसे हमने बोला था, फ्लोरीन होता है, ग्रेफाइट होता है, कोल होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट के अंदर जो है कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमको पता है कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, मतलब अधातु है, और नॉन मेटल मतलब अधातु, अधातु के बीच में जो बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, मतलब सहसंयोजी बंध बोलते हैं। मतलब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आने वाला है, कोवेलेंट बॉन्ड आने वाला है, मतलब सहसंयोजी बंध आने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीजें हमको क्लियर होती गई होगी। हम लोग फिर आगे चलते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चन हमको बहुत ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट अ लोन पेयर ओवर द सेंट्रल एटम। ठीक, निम्न में से किसके केंद्रीय परमाणु पर एकाकी युग्म या एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब लोन पेयर नहीं होता है, वो हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ध्यान से देखना है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू, मैंने लिखा है यहाँ पर 1/2 है ना, 1/2 लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्लस मैंने यहाँ लिखा यूनिवेलेंट एटम। यूनिवेलेंट एटम का मतलब क्या है, एक संयोजी तत्व जिसकी केवल संयोजकता कितनी हो, एक हो, 1 हो, मतलब जो एक बॉन्ड बनाता हो, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं, फ्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, ब्रोमीन लेते हैं और आयोडीन लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम केस में यही होते हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बात करते हैं, माइनस केटाइन चार्ज यहाँ लिखेंगे, फिर प्लस क्या लिखेंगे, एनाइन चार्ज लिखेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास एक होता है।
ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, दोनों ही आती है इसके अंदर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं ये हम लोग पहले ही बड़ी आसानी से समझ चुके हैं। फिर से अपन एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लो ये वाटर दिया है, यहाँ इसके पास दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, ये लोन पेयर हो गए और ये बॉन्ड पेयर हो गए। मतलब वाटर के पास जो है दो बॉन्ड पेयर होते हैं और दो लोन पेयर होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म कितने होते हैं, बोले 4 होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से हम लोग यदि देखें, यहाँ से चीज को समझेंगे ना, यहाँ पे हम लोगों को क्या चेक करना है, लोन पेयर चेक करना है, ठीक है। तो किसके पास लोन पेयर नहीं है, किसके पास लोन पेयर है। सबसे पहले NH3 को चेक कर लेते हैं। तो NH3 के लिए हम लोग चेक करते हैं, तो 1/2 लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के लिए क्या है, बोले नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए 5 होने वाला है। यूनिवेलेंट हाइड्रोजन होता है, तो कितना लिखूंगा 3, ठीक है। कितना हो गया 8/2 मतलब क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। 4 क्या आया है, इलेक्ट्रॉन पेयर आया। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो लोन पेयर निकालना है। तो लोन पेयर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोले इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस क्या करेंगे, बॉन्ड पेयर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर पे कितना आया, 4 आया है। बॉन्ड पेयर कैसे पहचानेंगे, जितने नंबर ऑफ एटम जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम के साथ, जितने साइड एटम है वही क्या है, बॉन्ड पेयर है, तो 3 हो जाएंगे। तो यहाँ देखो ध्यान से, क्या आया 1, मतलब इसके पास एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास। इतनी बात हमको क्लियर होती है, ठीक। फिर हम लोग दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। मतलब अमोनिया के पास तो होता है। दूसरा ऑप्शन यदि हम लोग चेक करें ना, दूसरा ऑप्शन हम लोग यदि चेक करें, तो यहाँ पर 1/2 लिखा मैंने, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास कितने होने वाले हैं, जितने नाइट्रोजन के पास है उतने ही फास्फोरस के पास होंगे, क्योंकि वो एक ही फैमिली के लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 5, यूनिवेलेंट 3 हो गया। फिर से यहाँ ध्यान से देखो 8/2 मतलब क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लोन पेयर निकालता हूँ, तो 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो यहाँ कितना आ गया 1, मतलब फिर से क्या हो गया, इसके बाद एक लोन पेयर आ गया। चलिए, यहाँ भी लोन पेयर होता है। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं। अगला फिर हमको दिया गया है BF3, तो इसके लिए मैं फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर निकालता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 1/2 करूंगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के कितने होते हैं, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, तो 3 लिखा। कितना यूनिवेलेंट है, बोले 3 है, कोई चार्ज नहीं है, बंद कर दो। 6/2 मतलब कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन युग्म कितना आया है, 3 आया है। इलेक्ट्रॉन युग्म कितना आया है, बोले 3 आया है। तो यहाँ पर मैं लोन पेयर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म बराबर क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। यदि लोन पेयर बराबर करूंगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर में से मैं क्या करूंगा, बॉन्ड पेयर को माइनस कर दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आया, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, क्योंकि साइड एटम कितने जुड़े हैं 3, तो यहाँ क्या आ गया 0, मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अपन चाहे तो अगले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही है ये, ठीक है। फॉस्फोरस यहाँ जुड़ा है, यहाँ भी फॉस्फोरस जुड़ा है, यूनिवेलेंट यहाँ भी यूनिवेलेंट जुड़ा है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हम लोग बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो है हमारा आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। विच मॉलिक्यूल्स हैज जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हम लोगों को बताना है, ध्यान से इस चीज को समझेंगे। डाइपोल मोमेंट के लिए जो है हमने कुछ रूल्स लिखे थे कि यदि मान लो मेरे पास कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कोई होमो एटॉमिक है, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, है ना। तो यहाँ देखो ध्यान से, होमो एटॉमिक है, चाहे वो पॉली एटॉमिक हो चाहे वो डाई एटॉमिक हो, यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लो Cl2 लिखा मैंने, P4 लिखा मैंने, O2 लिखा मैंने, N2 लिखा मैंने, इन सबके लिए म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट होता क्या है, बोले डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी होता है। बोले Q क्या होता है, D क्या होता है। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसे मैंने क्या बोला है, उसे मैंने डी बोला है, और क्यू हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, दोनों का जो गुणनफल आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। मतलब चार्ज होना मतलब आवेश होना बहुत जरूरी है। यदि आवेश नहीं होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आवेश तभी आएगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, ठीक। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि यदि मान लो मेरे पास जो है कोई डाई एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक है ना, डाई एटॉमिक है और हेट्रो एटॉमिक है। डाई एटॉमिक कौन सा है, हेट्रो एटॉमिक वाला। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप के एटम होना चाहिए। तो उस केस में कहीं ना कहीं म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, 0 तो नहीं आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ H है,
ठीक है, तो कुछ ना कुछ चार्ज जरूर आएगा, ठीक है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, HBr में भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब यहाँ देखो पॉली एटॉमिक हमको दिया गया है, पॉली एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक। अब पॉली एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक का मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। पॉली एटॉमिक हेट्रो एटॉमिक के केस में जो है हमारे पास दो केस आते हैं, एक सिमेट्रिकल आता है, एक अनसिमेट्रिकल आता है ना, पॉली और साथ में हेट्रो। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, पॉली का मतलब ये है कि दो से ज्यादा एटम प्रेजेंट है और डिफरेंट टाइप के है ना, तो उस केस में एक आता है सिमेट्रिकल और दूसरा आता है अनसिमेट्रिकल। ठीक, अब सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल क्या होता है। सिमेट्रिकल अणु मतलब सममित अणु ऐसा अणु होता है, ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके पास लोन पेयर क्या हो, जीरो हो, ठीक है, और सेम साइड एटम जुड़े हो, मतलब सेंट्रल एटम से केंद्रीय परमाणु से एक ही प्रकार के परमाणु मतलब सेम साइड एटम जुड़े हो और लोन पेयर क्या हो, जीरो हो, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा और उसके लिए म्यू इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अनसिमेट्रिकल किसे बोला जाएगा, या तो डिफरेंट साइड एटम जुड़े हो, जैसे मान लो मैंने बोला CH3 क्लोरोफॉर्म होता है, कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों जुड़े हैं, अनसिमेट्रिकल हो गया। या फिर लोन पेयर जीरो नहीं हो, कुछ ना कुछ लोन पेयर जरूर हो, तो वो भी क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। भले सेंटर एटम के साथ जो है सेम साइड एटम जुड़े हो, लेकिन यदि लोन पेयर है तो वो कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, और वहां पर म्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, ठीक है, मतलब ये तो अनसिमेट्रिकल हो गया, मतलब यहाँ पे जो है हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इसके लिए जो है म्यू जो है जीरो नहीं होगा, हमको तो म्यू जीरो चाहिए, ठीक है। अब म्यू जीरो किसके लिए आने वाला है उसको देखते हैं, मतलब बच्चा क्या है, CO2 है ना। CO2 को देखो, CO2 में यदि हम लोग लोन पेयर निकालें तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू है ना 1/2 करेंगे, सेंट्रल एटम कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। यूनिवेलेंट जीरो है, ये ऑक्सीजन नहीं लिखा है, ये मैंने जीरो लिखा है क्योंकि यूनिवेलेंट कोई जुड़े ही नहीं है, तो 4/2 मतलब क्या हो गया 2, ठीक है। मतलब लोन पेयर यदि मैं निकालूं तो 2 - 2 करूंगा, मतलब क्या आएगा, जीरो, मतलब लोन पेयर भी इसमें जीरो है, सेम साइड एटम है, मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है मतलब म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमको जो है डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच स्ट्रक्चर इज लीनियर, किसकी संरचना रेखीय है, ठीक है। तो किसकी संरचना रेखीय है उसको बड़े ध्यान से हम लोग देखते हैं। किसी की भी संरचना बताने के लिए जो है हमको हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी का उपयोग करना पड़ता है, उसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, मैंने पहला ऑप्शन लिया है SO2 है ना, मैंने SO2 लिया है और यहाँ पे मैंने लिखना स्टार्ट किया, बोले इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ पर 1/2 है ना, 1/2 लिखा। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास 2 आते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन बोला जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे पास कितने आते हैं, 3 आते हैं तो sp2 बोला जाएगा, 4 आते हैं तो sp3 बोला जाएगा, 5 आता है तो sp3d बोला जाएगा, 6 आएगा तो sp3d2 और 7 आएगा तो sp3d3 बोला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं हम लोग, फिर वहां से हम लोग VSEPR थ्योरी लगा करके हम लोग उसका आकार मतलब शेप जो है उसका स्ट्रक्चर हम लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं। चलिए, तो सल्फर के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, नहीं पता तो ऑक्सीजन की फैमिली का है, जितने ऑक्सीजन में होते हैं उतने ही उसके अंदर मतलब उसकी फैमिली के लोगों में होने वाला है, सल्फर उसी फैमिली का होता है। 6 लिखा है, 6 के बाद मैंने फिर लिखा यूनिवेलेंट, कुछ है ही नहीं, खत्म कर दो उसे, ठीक। चलिए, तो यहाँ क्या आएगा, 3 आएगा, 3 मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, sp2 संकरण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हम लोग निकालने वाले हैं। तो पहले मैं निकालता हूँ बॉन्ड पेयर है ना, पहले मैंने लिखा यहाँ पर बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, बोले 2, जितने एटम जुड़े होंगे वो बॉन्ड पेयर होंगे। लोन पेयर कैसे निकालेंगे, लोन पेयर निकालेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, मतलब एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, शेप कैसा हो जाएगा, वी शेप हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये लीनियर नहीं है, ये तो लीनियर नहीं है, हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगले ऑप्शन को चेक करते हैं, CO2 हमको दिया गया है, ठीक। अभी हाल हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर जो है, अभी हाल देखा था इसने एग्जांपल के अंदर भी, ठीक है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए थे, बोले इलेक्ट्रॉन पेयर आए थे 2, ठीक है। और यहाँ पर लोन पेयर क्या आया था, बोले 0 आया था। बॉन्ड पेयर कितने हैं, बोले बॉन्ड पेयर 2 है। जब 2 लोन पेयर 0 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो तो यहाँ पर जो है संकरण हम लोग क्या बोल देंगे, sp हो जाएगा, संकरण तो क्या हो गया, sp हो गया, ठीक है। और जहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि लोन पेयर 0 बॉन्ड पेयर 2, तो शेप क्या आएगा, लीनियर शेप आ जाएगा, ठीक है क्या, ये हम लोगों ने बड़ी आसानी से यहाँ पर बता दिया, मतलब यही हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा।
इसके अंदर भी हम लोग यदि चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। चलो चेक कर लेते हैं। एक ऑप्शन में बता देता हूँ क्यों नहीं है ये, है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू 1/2 लिखा मैंने, ठीक है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोले 6 है ना, 6 नहीं है 4 है ना, तो ये लिखा मैंने 4। फिर यहाँ पर यूनिवेलेंट बोले 0 है, उसके बाद माइनस चार्ज है तो प्लस करेंगे, कितने हैं बोले 2 है, तो 6/2 हो गया। 6/2 मतलब कितना हो गया, 3 हो गया। 3 मतलब क्या बोला जाएगा, sp2 बोला जाएगा, ठीक है। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 3 0, ठीक है। मतलब ट्राइगोनल प्लेन इसका शेप हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी निकाल सकते हैं और sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसका आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी बातें हमको क्लियर हो गई। हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा CO2 जो लीनियर शेप का होता है, ठीक। मतलब हमको स्ट्रक्चर यदि बताना है तो हम लोग स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और फिर VSEPR थ्योरी लगाएंगे, ठीक है। तो बड़ी आसानी से हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और बता भी सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक। इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको बताना है। कॉम्प्लेक्स हमको दिया गया है COFe6 ये 3- दिया है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगी। तो यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी, +3 आएगी। x मान करके हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर +3 आया है, ठीक है। +3 कैसे आया चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देख लो, ठीक है। इसको x माना है, यहाँ पर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये फ्लोरीन के ऊपर -1 होता है, 6 है तो -6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू क्या करेंगे, -3 करेंगे, बराबर करके -3 कर देंगे। तो x -6 बराबर क्या है, -3। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, +3 आएगा। मतलब यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का हम लोग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, CO3+ लिखा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे पता है कि जो कोबाल्ट है वो 27 होता है। इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 3D7 होगा, ठीक है। मतलब 3D7 होगा, 4s2 होगा, ठीक है। 3D7 4s2 होगा, 4p0 हो जाएगा और 4d भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इसने, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाने वाले हैं, 2 तो कहाँ से जाएंगे, S से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले जाता भी 4s में निकलता भी 4s से ही है। 2 तो ये गए, एक यहाँ से जाएगा, मतलब बचा क्या है 3D6, 4s 0 होगा, ठीक है। ये 4s 0 हो गया, 4p 0 हो गया, ठीक है। और 4d भी क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इतनी बात हमको क्लियर हो गई, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को समझो, यहाँ जरूरी है कि इसको देख करके हम लोग बोल दें कि यहाँ पे जो है 6 अनपेड है या 4 अनपेड है, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पर पहले क्या किया, डी के अंदर जो है 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल कर दिए, ठीक है। 5 और ये 6, तो हमको दिख रहे हैं कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऐसा हमको जल्दबाजी में नहीं करना है। हमको क्या करना है, लिगेंड को चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा है या फिर वीक लिगेंड जुड़ा है, मतलब दुर्बल है या प्रबल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर देता है, मतलब कहीं न कहीं को युग्मित कर देता है, साझे में कर देता है, मतलब साझे मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इनको पेयर कर देता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि फ्लोरीन जुड़ा है, ये एक वीक लिगेंड होता है, ये पेयरिंग नहीं करता है। यदि मान लो मेरे पास CN- दिया हो और कोबाल्ट दिया हो और अमोनिया दिया हो, है ना, तो ये लगभग जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ये अनपेयर्ड को क्या कर देते हैं, पेयर्ड कर देते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो अगला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा लिगेंड वाला, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 4s से। मतलब यहाँ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का भी होता है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। पर हमको तो पूछा क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमारा तो सीधे आंसर आ गया 4। हम लोग यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, और जहाँ अनपेयर्ड आता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है क्या। चलिए, तो यहाँ तक चीजें हमको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है ना, अगला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, देखेंगे AgCN होल ट्वाइस द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक। तो हमको दिया है यहाँ पर Ag दिया गया है, यहाँ CN होल ट्वाइस दिया है, ठीक है। और यहाँ माइनस दिया है, ये साइनाइड दिया है, मतलब यहाँ पे साइनाइड दिया है। तो ये देखो ध्यान से, साइनाइड की केस में जो है साइनो लिगेंड है, ये है ना। तो यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। हमको पता है कि साइनाइड के अंदर जो है कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में।
तो कितने साइनाइड दिए हैं, बोले 3 हमको दिए हैं। तो पाई बॉन्ड जहाँ पे होंगे, पाई बॉन्ड कहाँ पे मिलेंगे हमको, या तो डबल बॉन्ड में मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा। अब ट्रिपल के अंदर जो है एक सिग्मा 2 पाई, तो एक सिग्मा इसके अंदर है और साथ में 2 पाई है, फिर यहाँ भी एक सिग्मा, ठीक, और 2 पाई है, ये सिग्मा लिखा गया है ना, ये सिग्मा और 2 पाई, तो टोटल पाई कितने हो रहे हैं 4, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल हम लोगों को स्ट्रक्चर बनाते आना चाहिए। भी क्या है, एक है अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, तो ये लिगेंड होता है, ये सेंट्रल मेटल आयन होता है जिसे सीमाई बोला जाता है शॉर्ट में, केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, इनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इतनी चीजें हमको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ के बाद जो है हम लोग अभी और क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, तो अगले क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के ही। तो आज के लिए इतने काफी है। थैंक यू सभी को।